अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटीज़, जिसमें हमने केस 1 कंसिडर किया था जब वेलोसिटीज़ पैरेलल होती हैं टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इनर्शियल फ्रेम्स। इस केस में इस लेक्चर में हम कंसिडर करेंगे सेकंड केस, जिसमें हमारे पास वेलोसिटीज़ हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इनर्शियल फ्रेम्स। और इसके साथ साथ इस लेक्चर के आखिर में हम डिस्कस करेंगे acceleration related transformations from S and S prime frame. हमारा आज का टॉपिक है velocities that are perpendicular to the direction of relative motion of inertial frames. फ्रेम सबसे पहले हम एज यूजुअल दो फ्रेम्स कंसिडर करते हैं। एक फ्रेम आपके पास एस फ्रेम है और दूसरा फ्रेम आपके पास एस प्राइम फ्रेम है जो मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी v इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन। वेलोसिटी की डायरेक्शन आपके पास अलोंग एक्स एक्सिस है और ये आपके पास y कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट, y प्राइम कोऑर्डिनेट, x प्राइम कोऑर्डिनेट, x प्राइम एक्सिस। और उसके बाद हम कंसिडर करते हैं कि s प्राइम में आपके पास कोई पार्टिकल है जो किसी वेलोसिटी के साथ अपवर्ड मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास। इसके अगर आप कोऑर्डिनेट्स देखें और लेट से ये किसी इनिशियल पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स एस प्राइम में t1 प्राइम और y1 प्राइम थे, इस लोकेशन से मूव करता हुआ किसी दूसरी लोकेशन पे जाता है जिसके कोऑर्डिनेट्स t2 प्राइम और y2 प्राइम थे। और अगर आप इन कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करें एस फ्रेम के साथ तो ये आपके पास आ जाएंगे y2 और उसके साथ साथ y1। और एस फ्रेम में आपके पास टाइम t1 है, यहाँ पे t1 और t2 ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे पार्टिकल के मोशन के। उसने जहाँ से मूव करना स्टार्ट किया था और जहाँ पे वो मूव करके फाइनली पहुँचा है। तो अगर आप रिलेटिव मोशन को देखें तो हेंस ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ फ्रेम्स along horizontal direction, यहाँ पे आप ये देखें कि फ्रेम्स का मोशन हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है जबकि ऑब्जेक्ट का मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में है। दोनों डायरेक्शंस आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो यही केस हम कंसिडर कर रहे हैं, रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटीज का ये सेकंड केस है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो दोनों जो फ्रेम्स हैं उनके एक्सिस आपस में इक्वल होंगे स्पेस इंटरवल्स, यानी कि y2 प्राइम माइनस y1 प्राइम जो आपके पास ये लेंथ बनती है। और ये लेंथ बेसिकली जब आप मेजर करेंगे फ्रॉम एस फ्रेम तो एस फ्रेम में भी बेसिकली ये आपके पास उसी लेंथ के इक्वल बनती है। तो आप कह सकते हैं y2 प्राइम माइनस y1 प्राइम इक्वल्स टू y2 माइनस y1, और इट कैन बी रिटन एज इंक्रीमेंट डेल्टा y प्राइम इक्वल्स टू डेल्टा y। ओके, ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ जाएगी इस केस में। और अब हम देखते हैं कि रिलेटिविस्टिकली ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दोनों फ्रेम्स में आपस में कैसे रिलेटेबल होगी। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और उसके साथ साथ हमारे पास डेल्टा y प्राइम इक्वल्स टू डेल्टा y है, इक्वेशन 1। और दूसरी इक्वेशन अगर आप देखें तो टाइम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है आपके पास डेल्टा t प्राइम इक्वल्स टू गैमा डेल्टा t माइनस v ओवर c स्क्वायर डेल्टा x। ये आपके पास लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन से आपके पास ये इक्वेशन आती है वेयर गैमा इक्वल्स टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। अब अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करें
1 एंड 2। इस केस में आपके पास डेल्टा वाई प्राइम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी प्राइम इक्वल्स टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय गैमा टाइम्स डेल्टा टी माइनस वी ओवर सी स्केयर डेल्टा एक्स आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड्स दोनों आपस में डिवाइड होंगी और राइट हैंड साइड्स दोनों आपस में डिवाइड होंगी। अब अगर आप देखें तो डेल्टा वाई प्राइम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी प्राइम आपके पास u यानी कि वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी u y प्राइम इक्वल्स टू डेल्टा y। अब इस इक्वेशन को मैं डिवाइड करने लगा हूँ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डेल्टा t से, और बेसिकली ये यूनिटी के इक्वल होता है तो कोई इफेक्ट नहीं होता। गैमा डेल्टा t माइनस वी ओवर सी स्केयर डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा t, और डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी आपके पास इक्वल्स टू होता है वेलोसिटी इन एस फ्रेम यानी कि यू वाई, और ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी यू वाई डिवाइडेड बाय गैमा इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी माइनस वी ओवर सी स्केयर डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और फाइनली यू वाई प्राइम इक्वल्स टू यू वाई डिवाइडेड बाय गैमा 1 माइनस वी यू एक्स डिवाइडेड बाय सी स्केयर। यहाँ पे हमने एक और जो इक्वेशन यहाँ पे यूज़ की है वो ये यूज़ की है कि डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू वेलोसिटी इन एस फ्रेम, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इन एस फ्रेम। और हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आया है यूजिंग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी फॉर relativistic addition of velocity which is perpendicular to the direction of motion of inertial frames, वो हमारे पास ये आ गया है। और इसी तरह जो z डायरेक्शन है वो भी इक्वलेंट होगी y डायरेक्शन के, तो z के लिए भी आपके पास सेम रिजल्ट आएगा। फॉर आप यू जेड के लिए भी इस इक्वेशन को इसी तरह इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यू जेड प्राइम आपके पास इक्वल्स टू होगा यू जेड डिवाइडेड बाय गैमा इंटू 1 माइनस वी यू एक्स डिवाइडेड बाय सी स्केयर। यू एक्स यहाँ पे आपके पास वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इन्वॉल्व है ड्यू टू मोशन ऑफ इनर्शियल फ्रेम अलोंग एक्स एक्सिस। तो फाइनली हम कंक्लूड करते हैं, although relative motion is in horizontal direction, but it still affect the velocities which are perpendicular। और आगे चल के हम देखेंगे कि ये इफेक्ट ड्यू टू टाइम डायलेशन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है which are perpendicular to the direction of relative motion, direction of relative motion। यहाँ पे अगर आप वापस इक्वेशन 1 को कंसिडर करें, इक्वेशन 1 हमारे पास थी डेल्टा वाई इक्वल्स टू डेल्टा वाई प्राइम इक्वल्स टू डेल्टा वाई, और अगर आप इसको डिवाइड कर दें बाय डेल्टा टी, डेल्टा वाई प्राइम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। और इन क्लासिकल फिजिक्स टाइम आपके पास एब्सोल्यूट होता है, delta t equals to delta t prime in classical physics. So this equation can be written as delta y prime divided by delta t prime equals to delta y over delta t, which gives you uy prime velocity in s prime frame equals to velocity in s frame along y axis। आपके पास ये क्लासिकल फिजिक्स का रिजल्ट था जो कि कम्प्लीटली डिफरेंट है जो हमारे पास रिजल्ट आया है
स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के केस में उससे कम्प्लीटली डिफरेंट है। अब हम केस कंसिडर करते हैं कि अगर हमारे पास वेलोसिटीज़ जो फ्रेम की वेलोसिटी है और जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो अगर आपके पास बहुत स्मॉल हो, या ऑब्जेक्ट की जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी है वो बहुत स्मॉल हो, इस केस में इफ़ v and ux are very small, then in this case आपके पास gamma approaches to 1 हो जाएगा, और 1 minus ux into v divided by c square will also equals to 1, approximately equals to 1। और इस केस में अगर आप इसको यूज़ करें, जो हमारे पास ये रिज़ल्ट आया था यू वाई प्राइम इक्वल्स टू यू वाई डिवाइड बाई गामा इंटू दिस, आपके पास गामा भी इक्वल्स टू 1 आ रहा है, ये फैक्टर भी इक्वल्स टू 1 आ रहा है फॉर स्मॉल वेलोसिटीज़। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट था यू वाई प्राइम वो अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा इक्वल्स टू यू वाई। स्मॉल वैल्यूज़ ऑफ वेलोसिटीज़ पे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का रिज़ल्ट आपके पास रिड्यूस हो जाएगा क्लासिकल फिज़िक्स के रिज़ल्ट में। ओके, अब अगर हम समराइज़ करें जो अभी तक हमने फार्मूलाज डिराइव किए हैं फॉर रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटीज़ के, तो इस केस में हमारे पास जो फार्मूलाज हैं, फर्स्ट केस हम कंसिडर करते हैं वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशंस का, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशंस, और दूसरा केस हम कंसिडर करेंगे वेलोसिटी इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशंस या इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशंस फॉर वेलोसिटीज़। और जब आप इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशंस कंसिडर कर रहे होते हैं, यानी कि अब दूसरे फ्रेम से आप पहले फ्रेम को देख रहे हैं, तो उस केस में वेलोसिटी आपके पास माइनस वी के इक्वल हो जाती है, और जो आपके पास प्राइम कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो अनप्राइम कोऑर्डिनेट्स में चेंज हो जाते हैं, और अनप्राइम कोऑर्डिनेट्स प्राइम कोऑर्डिनेट्स में चेंज हो जाते हैं, दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमने ड्राइव किया था लास्ट लेक्चर में यू एक्स प्राइम का फार्मूला, यानी कि वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इन एस प्राइम फ्रेम इज इक्वल टू यू एक्स माइनस माइनस वी यू एक्स माइनस वी डिवाइडेड बाय 1 माइनस v डिवाइडेड बाय c स्केयर इंटू यू एक्स, और उसके बाद यू वाई प्राइम का फार्मूला हमने ड्राइव किया था यू वाई डिवाइडेड बाय गामा इंटू 1 माइनस वी यू एक्स डिवाइडेड बाय सी स्केयर, और यू जी प्राइम का फार्मूला इसके इक्विवेलेंट था यू जी डिवाइडेड बाय गामा 1 माइनस वी यू एक्स डिवाइडेड बाय सी स्केयर। ओके, अब हम देखते हैं कि इन्वर्स वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे होंगी, कि अगर हम यू एक्स की वैल्यू फाइंड करना चाहते हों या यू वाई की या यू सी की, तो इस केस में हम बेसिकली इन दो चीज़ों का ख्याल रखेंगे और यही इक्वेशंस हमारे पास रिड्यूस हो जाएंगी जो इन्वर्स वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं उनमें। तो यू एक्स इक्वल्स टू यू एक्स प्राइम प्लस वी डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी डिवाइडेड बाय सी स्केयर इंटू यू एक्स प्राइम। जो हमारे पास प्राइम कोऑर्डिनेट्स हैं हमने उनको अनप्राइम में और अनप्राइम कोऑर्डिनेट्स को प्राइम कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर दिया, और वेलोसिटी का हमने साइन चेंज कर दिया है, माइनस वी के इक्वलेंट हमने उसको कंसिडर कर लिया है, और इसी तरह ये इक्वेशन आपके पास रिड्यूस हो जाएगी यू वाई इक्वल्स टू यू वाई प्राइम डिवाइडेड बाय gamma into 1 plus v ux prime divided by c square, and this equation of uz prime will be equivalent to will give uz equals to uz prime divided by gamma into 1 minus, और v से भी ये आपके पास एक माइनस आएगा तो ये आपके पास प्लस हो जाएगा v u x प्राइम डिवाइडेड बाय c स्क्वायर। तो ये हमारे पास समरी है, हमने अपने रिजल्ट्स को
जनरलाइज करके एक टेबल की फॉर्म में लिख दिया है, जिसमें हम वेलोसिटी के तीनों कंपोनेंट्स एक्स, वाई और जी कंपोनेंट्स एस फ्रेम से और एस प्राइम फ्रेम से कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस। यहाँ पे हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो नोट करेंगे। आप लोगों के जहन में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही होगी कि जो आपके पास यू वाई वेलोसिटी है या यू जी वेलोसिटी है, उसमें गैमा का फैक्टर क्यों आ रहा है। तो लेट्स कंसिडर एन इंटरेस्टिंग केस। इफ वी चूज a frame in which ux prime equals to 0, अगर आप ऐसा फ्रेम चूज करें जिसमें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस इन एस प्राइम फ्रेम आपके पास 0 हो, यानी कि अगर आपके पास ये एस प्राइम फ्रेम है और इसमें आपके पास ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो उसका कंपोनेंट जो है अलोंग एक्स एक्सिस वो आपके पास 0 हो, तो इस केस में हमारे पास, अगर आप इस टेबल से देखें और u एक्स प्राइम आपके पास 0 है, तो ये इक्वेशन नंबर 5 और 6 ये आपके पास रिड्यूस हो जाएंगे। अगर हम 5 को दोबारा यहाँ पे लेट से रीराइट कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 5 थी हमारे पास u y इक्वल्स टू u y प्राइम डिवाइडेड बाय गामा इंटू 1 माइनस v u x डिवाइडेड बाय c स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस का साइन है हमारे पास। यू एक्स प्राइम हमने 0 के इक्वल चूज की है। ओके, इक्वेशन 5 हमने नोट कर ली। यू एक्स प्राइम हमने 0 के इक्वल चूज किया है, तो यहाँ से यू वाई आपके पास इक्वल्स टू आ जाएगा यू वाई प्राइम डिवाइडेड बाय गैमा। ओके, यहाँ पे आपके पास ये एक डिफरेंट केस आ रहा है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस 0 है आपके पास इन एस प्राइम फ्रेम, और आपके पास यहाँ पे जो एस फ्रेम है, और वहाँ से आप नोट करें अगर वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की, जो ऑब्जेक्ट आपके पास अलोंग वाई एक्सिस जस्ट मूव कर रहा था उसकी वेलोसिटी, तो तब भी आपको उसमें एक गामा का फैक्टर नज़र आता है। और ये बेसिकली आपको ऐसे फील हो रहा होगा कि ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की तरह यहाँ पे कोई चीज़ जो है वो अपीयर हो रही है, और हम जानते हैं कि लेंथ्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट y1 प्राइम से मूव करते हुए y2 प्राइम तक जा रहा था, तो ये डायरेक्शन जो है वर्टिकल डायरेक्शन है। मोशन आपके पास हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है, फ्रेम का मोशन आपके पास हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है, तो ये लेंथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास आ रहा है, सिंस वी नो दैट लेंथ only contracts in the direction of motion, जब लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन कंट्रैक्ट होती है, तो आपके पास ये फैक्टर गामा के जो फैक्टर्स हैं ये आपके पास क्यों आ रहे हैं, यहाँ पे क्यों अपीयर हो रहे हैं, why these factors of gamma। तो इसको हम बेसिकली एक और तरीके से देखते हैं इसी चीज़ को, और फिर हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये गैमा के फैक्टर्स यहाँ पे क्यों आ रहे हैं। कि लेंथ जो है वो वेलोसिटी तो उसकी ऑब्जेक्ट की सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग है, मोशन ऑफ द फ्रेम्स आपके पास एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो यहाँ पे हमें ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि लेंथ जो है वो, जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो भी कंट्रैक्ट हो रही है। तो इसको हम देखते हैं कि इसकी बेसिक रीज़न क्या है। ये आपके पास दोनों फ्रेम्स हैं, यहाँ पे आप जो टाइम मेजर करते हैं टी, और यहाँ पे जो आप प्रॉपर टाइम मेजर करते हैं ऑब्जेक्ट के मोशन का वो टी नॉट मेजर करते हैं, और उसके बाद इस फ्रेम में जो आप वेलोसिटी मेजर करेंगे वो यू वाई होगी, यहाँ पे जो आप वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट की मेजर करेंगे यू वाई प्राइम होगी आपके पास। तो हम यहाँ पे
देखते हैं कि इस केस में रीज़न क्या है आपके पास। अगर आप दोनों लेंथ इंटरवल्स को कंसिडर करें जिस तरह हमने अपनी फर्स्ट फिगर में कंसिडर किया था, तो हमारे पास डेल्टा वाई इक्वल्स टू डेल्टा वाई प्राइम था, और अगर हम इसको डिवाइड कर दें बाय डेल्टा टी, तो हमारे पास डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू डेल्टा वाई प्राइम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी आ जाएगा। अब हमें पता है कि इन दोनों फ्रेम्स में जो टाइम आपस में रिलेटेड है वो रिलेटेड है बाय इक्वेशन ऑफ टाइम डायलेशन विच इज इक्वल्स टू डेल्टा टी इक्वल्स टू गामा टाइम्स डेल्टा टी नॉट। यहाँ पे आपके पास जो मेजरमेंट से रिलेटेड टाइम रिलेटेड है वो इस इक्वेशन से रिलेटेड है। तो डेल्टा वाई और डेल्टा टी आपके पास यू वाई के इक्वल होगा, और ये आपके पास यू वाई के इक्वल होगा, और डेल्टा वाई प्राइम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी की हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट करने लगे हैं, गैमा टाइम्स डेल्टा टी नॉट। डेल्टा टी नॉट बेसिकली आपके पास एस प्राइम फ्रेम का टाइम है, और डेल्टा वाई प्राइम भी आपके पास एस प्राइम फ्रेम का लेंथ इंटरवल है, एस प्राइम फ्रेम से रिलेटेड है ये दोनों आपके पास। तो इसलिए डेल्टा वाई प्राइम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी नॉट आपके पास वेलोसिटी इन वाई वेलोसिटी इन एस प्राइम फ्रेम आ जाएगी। तो ये इक्वेशन बन जाएगी डेल यू वाई प्राइम डिवाइडेड बाय गैमा। तो ये आपके पास गैमा का फैक्टर जो वेलोसिटी के केस में आ रहा था वो आ रहा था ड्यू टू टाइम डायलेशन। तो फाइनली हम कह सकते हैं hence length contraction is not involved, contraction is not involved in this case, but time dilation is involved. So this is direct effect of time dilation. Time dilation जो अफेक्ट कर रहा है वेलोसिटीज को, उन वेलोसिटीज को जो इनर्शियल फ्रेम्स के रिलेटिव मोशन के परपेंडिकुलर हैं, उनको ये अफेक्ट कर रही है। आपके पास टाइम डायलेशन का जो फिनोमेना है ये उन मेजरमेंट्स को अफेक्ट कर रहा है। उसके बाद हम आ जाते हैं एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशंस पे। रिलेटिविस्टिक एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। इक्वेशन के दोनों फ्रेम्स में अगर किसी एक फ्रेम में किसी ऑब्जेक्ट के पास कोई एक्सेलरेशन थी, वो एक्सेलरेट कर रहा था किसी एक इनर्शियल फ्रेम में, तो दूसरे फ्रेम से उसकी एक्सेलरेशन क्या ऑब्जर्व की जाएगी, इस चीज़ को हमने स्टडी करना है। लेकिन यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम डील करते हैं विद इनर्शियल फ्रेम्स, और इनर्शियल फ्रेम्स हमारे पास वो फ्रेम्स होते हैं जो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का इफेक्ट क्यों आ रहा है, तो यहाँ पे आप क्लियर करते जाएं अपने आप को कि एक्सेलरेशन जो है वो फ्रेम्स की ज़ीरो होनी चाहिए। फ्रेम्स बेसिकली मूव करने चाहिए कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, लेकिन किसी फ्रेम के अंदर जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो एक्सेलरेट कर सकता है, आपके पास उसकी कोई ना कोई एक्सेलरेशन हो सकती है। इसको हम राइट कर लेते हैं। इन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी frames are inertial, that is moving with constant velocity, moving with constant velocity v, but a particle or any object under study
understudy may have acceleration with respect to that inertial frame in which that particle is moving with respect to inertial frame in the frame in which that particle is moving. ओके तो यहाँ पे हम फाइंड करना चाहते हैं कि जो एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होगी जो दोनों एक्सेलरेशंस को रिलेट करेगी वो आपके पास किस टाइप की होगी। सबसे पहले हमें पता है सिंस वी नो दैट कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट था तो उसके वेलोसिटीज एस फ्रेम में और एस प्राइम फ्रेम में रिलेटेड होती हैं by the equation ux prime equals to ux minus v divided by 1 minus v into ux divided by c square। ये हमारे पास इक्वेशन थी जो हमने वेलोसिटी एडिशन थ्योरम के ज़रिए फाइंड की थी। अब एक्सेलरेशन हमें पता है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि अगर आपके पास कोई वेलोसिटी है उसका आप अगर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं और आपके पास वो वेलोसिटी वेरिएबल वेलोसिटी हो तो वो आपको एक्सेलरेशन देती है। कांस्टेंट वेलोसिटी जनरेट करती है ज़ीरो एक्सेलरेशन क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास ज़ीरो होता है। तो इस अगर हम डेफिनेशन को यूज़ करें तो इस इक्वेशन का हम डेरिवेटिव लेते हैं दोनों साइड्स पे, टेकिंग डी बाई डी टी प्राइम ऑन बोथ साइड्स। ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी डी बाई डी टी प्राइम ऑफ यू एक्स प्राइम इक्वल्स टू डी बाई डी टी प्राइम ऑफ यू एक्स माइनस वी डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी इंटू यू एक्स ओवर सी स्क्वायर। थोड़ी लेंथी कैलकुलेशन है ये हमारे पास। अब ये आपके पास डेफिनेशन बन रही है एक्सेलरेशन की इन एक्स प्राइम एस प्राइम फ्रेम, दोनों प्राइम कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास टी प्राइम और एक्स प्राइम, तो ये आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी इन एस प्राइम फ्रेम अलोंग एक्स एक्सिस। और यहाँ पे जो आपके पास राइट साइड है उस पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा कोशेंट रूल डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए। कोशेंट रूल हम अप्लाई करते हैं सबसे पहले और देखते हैं कि हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी। 1 माइनस वी यू एक्स डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर होल स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास न्यूमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस वी यू एक्स सी स्क्वायर, और उसके बाद हमने डेरिवेटिव लेना है यू एक्स माइनस वी का और माइनस यू एक्स माइनस वी डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर विच इज़ 1 माइनस वी यू एक्स ओवर सी स्क्वायर। और यहाँ पे आप अगर रिकॉल करें कि v इज़ द वेलोसिटी ऑफ, v वेलोसिटी है आपके पास इनर्शियल फ्रेम की या एस प्राइम फ्रेम की, और ये इनर्शियल फ्रेम है क्योंकि, तो v आपके पास कांस्टेंट होगी, एक कांस्टेंट नंबर होगा और इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास ज़ीरो होगा, यानी कि डी बाई डी टी प्राइम ऑफ v इक्वल्स टू ज़ीरो। इसको अगर हम यूज़ करते हुए अपनी इक्वेशन लिखें तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास ए एक्स प्राइम इक्वल्स टू 1 माइनस वी ओवर सी स्क्वायर यू एक्स इंटू डी यू एक्स ओवर डी टी प्राइम माइनस यू एक्स माइनस वी इंटू माइनस वी ओवर सी स्क्वायर डी यू एक्स divided by dt prime divided by 1 minus v over c square into ux whole square। ओके यहाँ पे हमें जो फैक्टर अननोन फैक्टर्स हैं उनके लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पे ये फैक्टर जो है आपके पास, ये आपके पास ट्रबल क्रिएट कर रहा है। हम इस इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये फैक्टर आपके पास कॉमन आ रहा है, ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी 1 माइनस
वी यू एक्स डिवाइडेड बाई सी स्केयर प्लस यू एक्स वी डिवाइडेड बाई सी स्केयर माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर, और ये फैक्टर हम कॉमन ले लें हैं, डी यू एक्स ओवर डी टी प्राइम डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी यू एक्स डिवाइडेड बाय सी स्केयर होल स्केयर। ओके, ये फैक्टर्स आपके पास कैंसिल हो जाएंगे और ये इक्वेशन बन जाएगी ए एक्स प्राइम इक्वल्स टू 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर divided by 1 minus Vux divided by c square whole square into dux divided by dt prime। अगर आपको याद हो तो हमारे पास गैमा की वैल्यू थी 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अगर इस इक्वेशन का मैं दोनों साइड पे स्क्वायर ले लूँ तो गैमा स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, और यहाँ से अगर मैं इस इक्वेशन को चेंज कर दूँ तो मेरे पास बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय गैमा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, और इसको हम पुट कर देते हैं 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर की वैल्यू इस इक्वेशन में, तो ए एक्स प्राइम हमारे पास आ जाएगा इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय गैमा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी ओवर सी स्क्वायर यू एक्स होल स्क्वायर into dux over dt ax prime equals to 1 divided by gamma square 1 minus v over c square ux whole square into dux over dt। ओके, इसको हम इक्वेशन ए का नाम दे देते हैं, और जो फैक्टर हम फाइंड करना चाहते हैं, ये प्राइम था हमारे पास, सॉरी टी प्राइम है हमारे पास, और जो फैक्टर हम फाइंड करना चाहते हैं वो फैक्टर हमारे पास इक्वल्स टू है डी यू एक्स ओवर डी टी प्राइम। इस फैक्टर को बेसिकली हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। अगर ये फैक्टर हम कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास एक्सलरेशन की ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी, तो डी यू एक्स डिवाइडेड बाई डी टी प्राइम, अगर आप इस पर चेन रूल अप्लाई करें तो ये आपके पास बन जाएगा डी टी डिवाइडेड बाई डी टी प्राइम इंटू डी यू एक्स डिवाइडेड बाई डी टी विच इज़ इक्वल्स टू, ये आपके पास एक्सलरेशन बन रही है इन एक्स डायरेक्शन इन एस प्राइम, सॉरी इन एस फ्रेम, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ए एक्स इंटू डी टी ओवर डी टी प्राइम। तो अब हमने जो फैक्टर फाइंड करना है वो डी टी ओवर डी टी प्राइम हमने फैक्टर जो है वो फाइंड करना है। तो लेट्स से डी यू एक्स ओवर डी टी प्राइम इक्वल्स टू ए एक्स डी टी ओवर डी टी प्राइम, ये इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। और अगर हम डी टी और डी टी प्राइम फाइंड कर लें तो हम बेसिकली कैलकुलेट कर लेंगे डी यू एक्स ओवर डी टी प्राइम, और फाइनली हम इक्वेशन ए कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमें लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से पता है कि टी प्राइम इक्वल्स टू गैमा टी माइनस वी ओवर सी स्केयर इंटू एक्स। इस केस में हम इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय इस इक्वेशन को बेसिकली, सॉरी हमने डेरिवेटिव लेना है डी बाय डी टी ऑन बोथ साइड्स, फाइनली डी टी प्राइम ओवर डी टी आपके पास आ जाएगा इक्वल्स टू गैमा इंटू डी ओवर डी टी ऑफ टी माइनस डी ओवर डी टी ऑफ वी ओवर सी स्केयर इंटू एक्स। वी ओवर सी स्केयर आपके पास कांस्टेंट हैं, डी टी प्राइम ओवर डी टी इक्वल्स टू 1 माइनस वी ओवर सी स्केयर, और यहाँ से आपके पास इस टर्म से आपके पास डी एक्स ओवर डी टी आ जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इन एस फ्रेम, और ये हमारे पास टी प्राइम ओवर डी टी आ गया। इससे अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करें अपने डी टी ओवर डी टी प्राइम हमें रिक्वायर्ड था, तो आप इनको चेंज कर दें आपस में इनकी साइड न्यूमिनेटर और डिन्यूमिनेटर की, तो ये बन जाएगा 1 माइनस वी ओवर सी स्केयर यू एक्स। इसको आप
यूज़ कर सकते हैं इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में बेसिकली हमें यही फैक्टर रिक्वायर्ड था, और इक्वेशन 2 हमारे पास बन जाएगी dux divided by dt prime equals to ax divided by gamma into 1 minus v divided by c square into ux। और ये हमारे पास फैक्टर की वैल्यू आ गई जो हमें इक्वेशन 2 में रिक्वायर्ड था, और इसको अब हम इक्वेशन ए में रिक्वायर्ड था, तो इस वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं इन इक्वेशन ए। और फाइनली इक्वेशन ए से आपके पास जो एक्सेलरेशन का रिजल्ट आएगा दैट विल बी ए एक्स प्राइम इक्वल्स टू 1 divided by gamma square into 1 minus v divided by c square ux। और साथ में हमने वैल्यू पुट करनी है जो हमारे पास डी यू एक्स और डी टी प्राइम की वैल्यू आई है ए एक्स डिवाइडेड बाई गैमा इंटू 1 माइनस वी ओवर सी स्क्वेयर इंटू यू एक्स। इन फैक्टर्स को डिनोमिनेटर्स हैं जो आपके पास, उनको अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनता है आपके पास ए एक्स डिवाइडेड बाई गैमा क्यूब 1 माइनस वी ओवर सी स्क्वेयर, ये आपके पास यहाँ पे स्क्वेयर था, वी ओवर सी स्क्वेयर यू एक्स। और ये दोनों फैक्टर्स आपके पास सेम हैं तो ये पावर्स आपके पास ऐड हो जाएंगी और ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा आपके पास इस तरीके से। डेरिवेटिव्स फाइंड करने के तरीके से आपके पास एक्सेलरेशंस को ट्रांसफॉर्म करने का आपके पास रिजल्ट आ जाएगा एस और एस प्राइम फ्रेम में एक्सेलरेशंस को रिलेट करने का। इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं ए वाई प्राइम और ए जेड प्राइम। आप सिमिलर मेथड को फॉलो करते हुए कैलकुलेट कर सकते हैं और बेसिकली इन्हीं रिजल्ट्स को यूज़ करते हुए हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे और उसके साथ साथ रिलेटिविस्टिक मोमेंटम और एनर्जी इक्वेशंस जो हैं उनको स्टडी करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह।